सभी लोग केयरफुली सुनिए। आज हम प्रोज का फर्स्ट लेसन जो अ लेटर टू गॉड है, इसके बारे में हम स्टोरी सुनते हैं। पढ़ने से पहले स्टोरी सुन लेना अच्छा होता है, क्योंकि जब पढ़ाया जाता है तो बात काफ़ी समझ में आती है। इसका जो राइटर है जी.एल. फ्योन्स। जी.एल. फ्योन्स राइटर होने के साथ साथ एक नॉवलिस्ट भी थे और एक जर्नलिस्ट भी थे। बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर थे। तो श्योर यहाँ पे जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, आप यहाँ पर इस लेटर लेसन के जो टाइटल है, इस टाइटल से ही समझ सकते हैं कि यह कहानी बिल्कुल आस्था और विश्वास की है। ये आस्था और विश्वास की एक कहानी है जिसमें प्रमुख पात्र, जो इसका मेजर पात्र होता है, वह होता है लेंचो। लेंचो एक फार्मर होता है जो बहुत ही कठिन परिश्रम करता है। उसके आस्था और विश्वास की कहानी है, जो अंत में अपने बर्बादी का सामना करता है। बर्बादी का आशय है कि जो उसका कार्न फील्ड होता है वह अत्यधिक बारिश और ओले के कारण बर्बाद हो जाता है, और उस समय उसकी जो आस्था है, विश्वास है ईश्वर के प्रति, और भी अडिग हो जाती है। और यहाँ तक कि वह ईश्वर को लेटर लिख देता है अपने हेल्प के लिए, और उसमें 100 पीसोज की मांग करता है। तो देखते हैं क्या वह 100 पीसोज प्राप्त कर पाता है या नहीं है। क्या उसकी आस्था और विश्वास उसको उसके लक्ष्य तक, अर्थात जो 100 पीसोज का डिमांड किया था, उसके लक्ष्य तक पहुंचा पाती है या नहीं। आइए, कहानी की स्टार्टिंग होती है लेंचो के घर के सिचुएशन से। लेंचो का घर, जबकि वह संपूर्ण घाटी में मात्र एक ही घर था और वहाँ पे दूसरा कोई घर नहीं था। उसका घर संपूर्ण घाटी की जो निचली पहाड़ी थी, उस निचली पहाड़ी के टॉप पे, शिखर पे है, उसका घर बना हुआ था। डैट वाज सॉलिटरी हाउस। और वह अपने परिवार के साथ, अर्थात अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वहाँ पे प्रसन्नतापूर्वक रहता था। और जिसके निचले भाग पे, वही निचले भाग पे वो अपनी खेती किया करता था। उसके घर से नीचे जो उसकी फसलें हैं देखी जा सकती, यहाँ तक कि उसके घर से बहती हुई जो नदियाँ हैं वह देखी जा सकती। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो उसका लोकेशन है बहुत ही नेचुरल स्पेस पे है। तो सिंपल सी बात है, बहुत अधिक प्रसन्नता, बहुत अधिक शांति उसके मन में होगी, है ना। लेकिन उसका संपूर्ण आय का स्रोत उसका फसल ही था, क्योंकि वो किसान था। और आप जानते हैं किसी भी किसान की जो संपूर्ण आय होती है वह लगभग उसकी फसल ही होती है। चलिए, लेंचो की बात है कि लेंचो हर सुबह अपने खेत की निगरानी करने जाता था, और रोज़ की तरह आज भी अपने सुबह के समय अपने खेत की निगरानी करने निकल पड़ा। और खेत में गया और वह कुछ किया नहीं, कोई काम नहीं किया, बस वह ज़मीन को देखा, फसल को देखा, फिर आसमान को देखने लगा। क्या देख रहा था? शायद कुछ वर्षा हो जाए, क्योंकि उसके फसल को बारिश की आवश्यकता थी। जैसा कि आप जानते हो कि हर किसान अपने खेत के, अपने फसलों के बारे में अच्छे तरीके से जानता है कि उसे किस समय किस चीज़ की आवश्यकता होती है। इसी इंस्पेक्शन में वह वहाँ पे गया और वह अपनी ज़मीन को देखा, अर्थात खेत की ज़मीन को देखा, फिर आसमान में देखा और उम्मीद किया कि बारिश हो सकती है। वह खास करके उत्तर पूरब दिशा में देखा, शायद उस क्षेत्र में उत्तर पूरब दिशा से ही बारिश आती हो। वह घर आया, अर्थात उसका घर पास में ही था, वहाँ से सब कुछ देखा जा सकता था। अपनी पत्नी से कहा कि आज वर्षा हो सकती है, अर्थात आज हमें पानी मिल सकता है। उसकी पत्नी भी कम आस्थावादी नहीं थी, वो भी कही कि हाँ, अगर ईश्वर ने चाहा तो। हाँ, ईश्वर ने चाहा तो। हुआ क्या? खाना वह पका रही थी, खाना पक चुका, सभी को वह खाने के लिए बुलाती हैं। उस समय सभी आते हैं, खाना खाते हैं। तब तक वहाँ पे क्या होता है कि बारिश की बूंदें गिरना शुरू होती है। उससे पहले क्या होता है कि जो मौसम है बिल्कुल कूल हो जाता है, ठंडी हवा बहने लगती है, फ्रेश एंड कूल स्वीट एयर वहाँ पे आ जाती है। बहुत प्रसन्न होता है लेंचो। वहाँ बारिश की बूंदें गिरती हैं, टपाक टपाक टपाक, बड़ी बड़ी बूंदें। फिर उसकी मात्रा सघन हो जाती है, फिर बूंदों का जो आकार है छोटा हो जाता है ना। तो लेंचो बहुत प्रसन्न हुआ। उस बूंदों को उसने क्या संज्ञा दिया? वो बोला, द बिग ड्राफ्ट्स आर 10 सेंट पैसेज एंड लिटिल वंस आर 5। ये बड़ी बड़ी बूंदें 10 सेंट पैसे की हैं और छोटी छोटी 5 सेंट पैसे की है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बारिश हो जाने से उसकी फसल बहुत अच्छा पैदा होती, जिसके कारण जो बेनिफिट होता ज़्यादा होता। इसी कारण जो है बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट पैसेज बोला और छोटी छोटी बूंदों को 5 सेंट पैसेज। समझ रहे हो आप लोग ना? ओके। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके बाद
वह सोचा कि मैं इस बारिश का आनंद खुद लूं। वो बारिश में निकल पड़ता है, कोई दूसरे उद्देश्य से नहीं, मात्र उसका उद्देश्य था कि बारिश की बूंदें जब उसके शरीर पर पड़ेंगी तो कैसा सुखद एहसास देंगे। वह सुखद एहसास मात्र उस बारिश की बूंदों के कारण मात्र वहाँ नहीं था, बल्कि दिमाग में चल रही संतुष्टि के साथ था कि बारिश हो रही है और उसकी फसलें अच्छी पैदा होंगी। वह संतुष्टि तो मन में थी और साथ साथ बारिश की बूंदें, वाह कितना मज़ा आ जाता है ना। और उस बारिश की बूंदों का वास्तव मज़ा लिया, बहुत संतुष्टि के साथ लौटा अपने घर पे और यह देखा, अपने खेत को देखा, वहीं से अपने खेत को देखने लगा। जब खेत को देखा तो उस वक्त उसका खेत दिखाई नहीं दे रहा था। वजह क्या था कि उसके घर और उसके खेत के बीच एक पर्दा सा हो गया था। पर्दा यहाँ पे कपड़े का नहीं, पर्दा यहाँ पे बारिश की बूंदों का। इतनी घनी वर्षा हो रही थी कि उसको अपने घर से अपने खेत तक कुछ दिखलाई नहीं दे रहा था। हुआ क्या, संतुष्ट था, बिल्कुल संतुष्ट था। चलो बारिश हो रही है, अच्छी फसल पैदा होगी, बिल्कुल संतुष्ट था। लेकिन उसकी खुशियां लंबे समय तक रहने वाली नहीं थी। सिचुएशन, परिस्थितियां वहां पे बदल जाती हैं। यहाँ पे उसके लाइफ में एक ट्विस्ट आ जाती है जहाँ पे सारा हैप्पीनेस सॉरो में चेंज हो जाता है। होता क्या, तूफान, एक तूफान, ओले का तूफान आता है तेज हवा के साथ। बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, इतने बड़े बड़े ओले कि यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियां झड़ चुकी थी, फूलों से फूल झड़ चुके थे और उसकी संपूर्ण जो फसल थी, कॉर्नफील्ड जो था वाइट हो गया था। उसके ऊपर बहुत मोटी ओले के परत जम चुके थे, ऐसे लग रहा था मानो साल्ट जम चुका। लेंचो सॉरोफुल मूड में आ गया। जब ओले पड़ना बंद हो गया, वह अपने खेत में गया, बीच में इकट्ठा हुआ अपने परिवार के साथ और कहा, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। टिड्डियां अगर लगती तो भी फसल का कुछ हिस्सा बच जाता, लेकिन ओला तो कुछ भी नहीं छोड़ा। सो सॉरोफुल। घर वापस लौटा, समझ रहे हो, घर वापस लौटा। वह रात बिल्कुल सॉरोफुल रात, अर्थात सॉरोफुल नाइट थी, दुख भरी रात थी। किसी के लिए भी हो सकती है और किसान के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी फसल बर्बाद हो जाए तो रात का नींद हराम हो जाए। आप लोग अधिक से अधिक इसमें आप लोग फार्मर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आप महसूस करते होंगे कि जब फसल बर्बाद होती है तो किसान को कितना कष्ट होता है। रात भर वह नींद में नहीं रहा होगा, कितनी बेचैनी, मेंटल तरीके से वह कह सकते हैं परेशान था मेंटली। इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाए, कुछ न बचा था उसके पास। वो अपने परिवार वालों से कहा कि इस साल हमें भूखों रहना पड़ेगा। लेकिन देखा कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे काफ़ी चिंतित हो गए। क्या कहा, उसे सांत्वना भी तो देना था, कष्ट भी सहना था, सांत्वना भी देना था। वह बिल्कुल द्वंद्व की स्थिति से गुजर रहा था। अपनी पत्नी अपने बच्चों को कहा, लेकिन याद रखो कोई भूखों मरता नहीं। अरे हाँ, याद रखो कोई भूखों नहीं मरता, ऐसा तो लोग भी कहते हैं। और यही आस्था और विश्वास वह क्यों कहा, क्योंकि यही आस्था और विश्वास उसका ईश्वर के प्रति था। ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास के कारण ही ये बात बोला था कि कोई नहीं मदद करेगा लेकिन ईश्वर मदद करेगा, क्योंकि उस घाटी में उसकी मदद करने वाला कोई था भी नहीं। वो सोचा कि ईश्वर के सिवाय यहाँ पे हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। इसलिए उसका जो झुकाव है ईश्वर के प्रति और अधिक हो जाता है, उसका गहरा आस्था बन जाता है ईश्वर के प्रति। फिर क्या, वो सोचता है कि ईश्वर से ही मदद मांगे। इसके लिए वो क्या करता है, एक लेटर लिखता है गॉड को। वह जो सेंस आया है उसी सेंस पे जो टाइटल है राइटर बना दिया, अ लेटर टू गॉड। वह एक लेटर लिखता है गॉड को जिसमें लिखा था कि हे ईश्वर, मुझे 100 पीसों की आवश्यकता है ताकि मैं अपनी फसल को पुनः बो सकूं और फसल आने तक, अगली फसल आने तक मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। क्योंकि आप तो जानते हैं कि ओले मतलब ओले हमारी संपूर्ण फसल को बर्बाद कर दिए हैं। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक, केयरफुली समझते रहना। फिर क्या होता है, उसके बाद वह बताता है कि लेटर, राइटर यह बताता है कि लेटर को वह एक इन्वेलप में डाला, एक लिफाफे में डाला और उसके ऊपर एड्रेस लिखा टू गॉड। इसका मतलब है कि वो लेटर जो है गॉड के पास
भेजने के लिए पता डाल दिया टू गॉड। फिर क्या, पोस्ट ऑफिस गया और टिकट लगाया, उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, चला आया। उसे उम्मीद थी कि 1 2 3 दिन कितने दिन में शायद वह लेटर का रिप्लाई आ जाएगा। पोस्ट ऑफिस पे गया, अक्सर जाता पूछने क्या उसके लिए कोई लेटर है, क्या उसके लिए कोई लेटर है। चलिए, ये तो सिलसिला था। अब चलते हैं पोस्ट ऑफिस के रूटीन पे। पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन था, वह जब उस मेल बॉक्स को खोला तो उसमें लेटर पाया, बहुत सारा लेटर पाया, लेकिन एक ऐसा लेटर जो अजीब सा लेटर, आप समझते होंगे किसका था? लेंचो का, जिसमें लिखा था पता टू गॉड। अब तो यहाँ पे पल भर के लिए पोस्टमैन तो डर गया होगा कि लगता है अब तो गार्ड के पास ये लेटर पहुँचाना पड़ेगा, कहीं हमको खुद ना जाना पड़े, क्योंकि अपने लाइफ टाइम में ऐसा कहीं पता हुआ जाना ही नहीं था। मन में उसके तमाम तरह की बातें सोच रही होंगी, कहीं ऐसा ना हो कि ईश्वर इनडायरेक्टली ये इशारा दे रहा, अब तुम्हारा टाइम आ गया आने का है। चलिए छोड़िए, अब यहाँ पे क्या आता है कि वह उसको हंसी आने लगी कि ऐसा भी हो सकता है। वह जो है उस लेटर को ले जा करके उस पोस्ट ऑफिस के बॉस के टेबल पर रख दिया। बॉस जो पोस्ट मास्टर होता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखा और हंसने पड़ गया। वो तो हंसने लगा, ठहाके की हंसी से हंसने लगा। वो पोस्ट मास्टर हंसते हंसते जो है सीरियस हो गया और फिर कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, काश मेरे अंदर भी ऐसा ही विश्वास होता तो मैं भी ईश्वर के साथ करेस्पॉन्डेंस शुरू कर देता, अर्थात पत्र व्यवहार करना शुरू कर देता। उसने सोचा जो भी हो, इस आदमी का ईश्वर के प्रति जो आस्था और विश्वास है, जो इतनी अडिग है, उसको बनाए रखना है। और इसको बनाए रखने के लिए एक ही तरीका है कि इस लेटर का जवाब दिया जाए। हम कह सकते हैं कि पोस्ट मास्टर जो था वो भी बहुत ही फ्रेंडली मैन था, फैट था, लेकिन बहुत ही फ्रेंडली था, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ फ्रेंडली बिहेव करता था। वह क्या किया कि उस लेटर को फाड़ा और देखा क्या कि अरे इसका जवाब देने के लिए तो हमें कागज़, स्याही, सद्भावनाएं की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ और की ज़रूरत है। आप जानते हो कुछ और का मतलब 100 पीसोज। And that was not possible for the postmaster to gather 100 pesos at a time. और पोस्ट मास्टर के लिए एक समय 100 पीसोज को इकट्ठा कर पाना इतना संभव सा नहीं लग रहा था। इसके लिए उसने क्या किया, एक योजना बनाई कि पोस्ट ऑफिस के जितने एम्प्लॉइज़ थे, सभी एम्प्लॉइज़ से थोड़ा थोड़ा वह पैसा कलेक्ट किया, फिर अपने फ्रेंड्स से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट किया, अपने सैलरी का कुछ पार्ट दिया, और इस प्रकार से एक इन्वेलप में उन सारे पीसोज को रख दिया, सारे पैसे को रख दिया, और उसको एक लेटर, कंप्लीट लेटर तैयार कर दिया और उस पर एड्रेस लिखा टू लेंचो। शायद नीचे लिख भी दिया होगा फ्रॉम गॉड। यद्यपि इसका मेंशन तो लेसन में नहीं है, बट इतना तो श्योर है कि भेजने वाले और पाने वाले दोनों का पता होता है। तो ऊपर लिखा टू लेंचो। ऐसा लग रहा था कि ये लेटर ईश्वर के पास से ही आया है। और उस संडे मॉर्निंग थोड़ा पहले आ गया लेंचो उस पोस्ट ऑफिस पे। अब पूछा क्या उसके लिए कोई पत्र है, तो उस समय पोस्ट ऑफिस के गेट पे स्वयं पोस्ट मैन ही था जो उस लेटर को उसको हैंड ओवर कर रहा था, थमा रहा था। लेकिन सेम टाइम क्या था कि एक प्लानिंग थी। पोस्ट मास्टर जो था अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और दरवाज़ा खुला हुआ था, यहीं बैठ करके उसका निरीक्षण कर रहा था, उसके संतुष्टि का निरीक्षण कर रहा था। क्या लेंचो वास्तव में उस पैसे को लेते समय पूर्णतः सेटिस्फाइड है कि गॉड ने ही उसके पास से पैसे भेजे हैं? क्या इतनी बड़ी आस्था है उसकी? तो देखा क्या कि अरे लेंचो तनिक भी सरप्राइज नहीं होता है, उसे मानो 100% यकीन हो कि गॉड ने ही उसके पास से सारे पैसे भेज दिए हैं। ओह, पैसा लिया, बहुत खुश हुआ, है ना। बगल में एक क्या था, पब्लिक राइटिंग टेबल था, वहाँ गया, काउंटिंग किया। लेकिन काउंटिंग करने के दौरान जब अंतिम काउंटिंग किया तो वो बहुत ही दुखी हुआ, उसकी भौहें चढ़ गई। ओह, कैसे हो सकता है? क्यों भौहें चढ़ गई, क्यों दुखी हो गया? बिकॉज इट वॉज नॉट 100 पीसोज, 100 पीसोज नहीं थे, ओनली 70 पीसोज उस इन्वेलप में थे, जबकि डिमांड किया था 100 की। सोचा 30 कहाँ गायब हो गए? उसके मन में आइडिया, क्या गार्ड तो काउंटिंग में गलती नहीं कर सकता। और लेंचो अपने बारे में सोच रहा है कि मैं जो ईश्वर से डिमांड करूं, ईश्वर के प्रति जो रिक्वेस्ट करूं हेल्प की, ईश्वर मना भी नहीं कर सकता। तो आखिरकार फॉल्ट कहाँ है? कि ऐसा ना हो कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ही इसके उत्तरदायी हैं। उसके मन में तरह तरह का डाउट हो रहा है ना। तो सोच लिया कि शायद पोस्ट ऑफिस वालों का ही काम है, बीच में सारा घपलाई की है। वो तुरंत उस विंडो पे गया, टिकट विंडो पे, फिर वहाँ पे कागज़ लिया, स्याही लिया और पब्लिक राइटिंग टेबल पे लिखना शुरू किया। एक कंप्लेन लेटर लिखना शुरू किया। कंप्लेन लेटर
शिकायत पत्र, और उसको लिखा, टिकट लगाया, चस्पा किया, फिर उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, चला गया। इस लेटर को निकालने के लिए इस बार पोस्ट मैन नहीं बल्कि पोस्ट मास्टर स्वयं गया, निकाला और खोला। क्या देखा? लेटर में लिखा था, वह जो शेष पैसा था, वो ईश्वर, हे ईश्वर, जो वह पैसा था उसमें से केवल मुझे 70 पैसे ही मिल पाए हैं। शेष पैसे मेरे पास अतिशीघ्र भेज दीजिए, मुझे उसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन लास्ट में क्या लिखा था कि लेकिन ये पैसा जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने कर्मचारी हैं, सब दलालों के गुच्छे हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स। पोस्ट मास्टर तो आश्चर्य में पड़ गया होगा कि लो, ये तो मैंने मदद भी किया और हम लोगों को दलाल भी बना गया। लेकिन नहीं, उसे दुख नहीं हुआ, क्योंकि वो जानता था कि वो व्यक्ति ईश्वर के प्रति इतनी आस्था रखता है, जिसकी वजह से उसे यकीन था कि 100 पीसोज ही गार्ड भेजा होगा और 30 पीसोज शायद इधर कहीं इन एम्प्लॉयज के थ्रू इधर उधर कर दिया गया होगा। वह पोस्ट मास्टर देखता है कि उस व्यक्ति के अंदर वास्तव में ईश्वर के प्रति कितनी आस्था है। शायद इस प्रकार का आस्था वह भी जुटाने का प्रयत्न बाद में किया होगा। कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन कहानी क्या नैतिकता देती है यहाँ पे? यह कि जो आस्था और विश्वास रखता है ईश्वर में, आस्था और विश्वास ईश्वर के प्रति इतना उसका अडिग है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से मदद होती है। आप यहाँ देखते हो कि वह आस्था और विश्वास ईश्वर में रखता था, लेकिन मदद हो जाती है, क्योंकि मदद का माध्यम बनता है पोस्ट मास्टर। आप तो ये सोचते हो कि पोस्ट मास्टर ने मदद किया, सब कोई सोचेगा पोस्ट मास्टर ने मदद किया, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि पोस्ट मास्टर उस लेटर को कूड़े करकट में फेंक दे, सोचा कि कोई मेंटल व्यक्ति ने लिखा होगा, मजाक में लिखा होगा कोई शायद। लेकिन नहीं, ईश्वर ने उसके माइंड को डाइवर्ट किया कि तुम लिखो, तुम ऐसा करो। तो शायद उसी डाइवर्जन के कारण जो है उसने ऐसा किया और लेंचों की मदद हो गई। यही वजह होता है कि जब हम ईश्वर में आस्था और विश्वास रखते हैं तो कोई न कोई यहाँ पे माध्यम तैयार हो जाता है, सिचुएशन तैयार हो जाता है, जहाँ पे हमारी मदद हो जाती है। और एक कह सकते हैं कि ये सब कुछ करने वाला सुप्रीम पावर गॉड, उसका ही हाथ होता है। अब इसके बारे में संपूर्ण एक्सप्लेन के साथ लाइन बाय लाइन हम नेक्स्ट यानी कल पढ़ते हैं। ओके, तब तक आप लोग स्टोरी पर केयर करके आना, स्टोरी रीड करके आना, ताकि जो पढ़ाया जाए बिल्कुल समझ में आए। ठीक है, ओके।